हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएमसीएस 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए पेशेंट विद सर्वाइकल स्पाइन इंजरी डेवलप्स हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, व्हिच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। एक पेशेंट है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन इंजरी वाला, उन्हें दो चीजें डेवलप दी हुई है ऐसा दिया गया है, और ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की यह दो चीजें प्रेजेंट हो सकती है। ऑप्शन ए स्पाइनल शॉक, ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन डी कार्डियोजेनिक शॉक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक शॉक। चलिए यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं, स्पाइनल शॉक। जब स्पाइनल शॉक डेवलप होता है तब क्या होता है, टेम्पररी लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड टोन भी होता है, डायरेक्टली हाइपोटेंशन या फिर ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। सर्वाइकल इंजरी से लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन होता है, जिससे वासोडायलेशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक। अगर सेप्टिक शॉक प्रेजेंट होता तो यहाँ पर हाइपोटेंशन के साथ साथ फीवर और टेकिकार्डिया भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है हमारे हार्ट फेलियर से रिलेटेड है, ना कि स्पाइनल इंजरी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse is preparing a child for barium enema. What type of enema may be given before the procedure? एक नर्स है जो कि चाइल्ड को प्रिपेयर कर रही है फॉर बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा से पहले कौन सा टाइप का एनिमा है जो कि हम प्रोसीजर से पहले देंगे। ऑप्शन ए ऑयल रिटेंशन एनिमा, ऑप्शन बी क्लिनजिंग एनिमा, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक एनिमा, ऑप्शन डी कार्मिनेटिव एनिमा। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लिनजिंग एनिमा। ऑयल रिटेंशन एनिमा प्रायर टू कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनजिंग एनिमा। क्लिनजिंग एनिमा से फिकल मैटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और फिर ड्यूरिंग बेरियम एनिमा एक क्लियर इमेजिंग प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम बेरियम से पहले क्लिनजिंग एनिमा को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक एनिमा। हाइपरटोनिक एनिमा बिफोर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हम नहीं प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। कार्मिनेटिव एनिमा का यूज जो होता है वो गैस को रिलीव करने के लिए होता है, ना कि क्लिनजिंग के पर्पज से होता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्लिनजिंग के पर्पज से हमें क्लिनजिंग एनिमा जो होता है बिफोर बेरियम देना होता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसर्टिंग ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इन ए पेशेंट विद बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट के अंदर प्राइमरी पर्पस क्या होता है, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने का। ऑप्शन ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी डिलीवर मेडिकेशंस, ऑप्शन सी परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज, ऑप्शन डी डीकम्प्रेस द स्टमक। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डीकम्प्रेस द स्टमक। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में एनजी ट्यूब का रोल फीडिंग प्रोवाइड करना नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिलीवर मेडिकेशन की, नॉट ए प्रायोरिटी ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद है हमारा परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज का जो यूज होता है वो पॉइजनिंग के केस के अंदर होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन दिया गया है, तो बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन में एनजी ट्यूब रिलीव करती है प्रेशर को बाय रिमूविंग गैस एंड फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बर्न इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इंटरनल ऑर्गन डैमेज विदाउट सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल साइन। निम्न में से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ बर्न है जिसके अंदर की विदाउट सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल साइंस इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनका डैमेज होता है। ऑप्शन ए केमिकल बर्न, ऑप्शन बी थर्मल बर्न, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल बर्न, ऑप्शन डी रेडिएशन बर्न। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल बर्न। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए देखेंगे हम, केमिकल बर्न। केमिकल बर्न डीप हो सकता है, लेकिन इसमें विजिबल स्किन इंजरी होती है। थर्मल बर्न की हम बात करते हैं, थर्मल बर्न स्किन सरफेस डैमेज की वजह से ही होता है, मतलब यहाँ पर भी हमको एक्सटर्नल साइन मिलेगा। इलेक्ट्रिक बर्न जो होता है इसके अंदर करंट ट्रैवल करता है थ्रू द बॉडी और डीप टिश्यूज को सीवियरली डैमेज कर सकता है विथ मिनिमल एक्सटर्नल साइन। उसके बाद आता है हमारा रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न सुपरफिशियल होता है और स्लो इन प्रोग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा, रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। रिंगर लैक्टेट जो होती है वो कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन सी लीवर फेलियर, ऑप्शन डी बर्न। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लीवर फेलियर। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए देखेंगे हम, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए आरएल जो होती है उसे यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के अंदर भी हमारा आरएल फर्स्ट चॉइस रहता है। उसके बाद आता है हमारा लिवर फेलियर। लिवर फेलियर आरएल में लैक्टेट प्रेजेंट होता है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज होता है। अगर हमारा लीवर ही फेलियर है तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होता रहेगा और एसिडोसिस डेवलप होगा।
उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन डी बर्न। आरएल जो होती है वो बर्न की कंडीशन में फ्लूइड रिससिटेशन में कॉमनली यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सर्जिकल हैंड वॉशिंग टेक्निक। निम्न में से कौन सा सर्जिकल हैंड वॉशिंग टेक्निक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है? ऑप्शन ए स्क्रबिंग ओनली द पाम्स, ऑप्शन बी कीपिंग हैंड्स बिलो एल्बो व्हाइल वॉशिंग, ऑप्शन सी यूजिंग प्लेन सोप एंड वाटर, ऑप्शन डी मेंटेनिंग हैंड्स अबव एल्बोज आफ्टर वॉशिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे पर ऑप्शन डी मेंटेनिंग हैंड्स अबव एल्बोज आफ्टर वॉशिंग। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया स्क्रबिंग ओनली द पाम्स, ओनली पाम के अंदर ही स्क्रबिंग नहीं होती है, स्क्रबिंग जो होती है उसके अंदर फिंगर, नेल्स और आर्म्स अप टू एल्बो इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन बी की हम बात करेंगे, कीपिंग हैंड्स बिलो एल्बो व्हाइल वॉशिंग। अगर हम हैंड्स को बिलो एल्बो रखेंगे तो उससे क्या होगा, कंटामिनेशन का रिस्क रहता है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन सी यूजिंग प्लेन सोप एंड वाटर। सर्जिकल स्क्रब के अंदर जो होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज होता है। ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है, हैंड्स को अबव एल्बो मेंटेन करना होता है ताकि एल्बो से हैंड्स की तरफ वाटर का फ्लो ना हो और कंटामिनेशन से हम प्रिवेंट कर सके। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच सीएसएफ फाइंडिंग बेस्ट कंफर्म्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कौन सी ऐसी सीएसएफ की फाइंडिंग है जो कि बेस्ट कंफर्म करती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन को? ऑप्शन ए क्लियर अपीयरेंस, लो डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी क्लाउडी अपीयरेंस, हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज, ऑप्शन सी हाई ग्लूकोज, लो प्रोटीन एंड क्लियर सीएसएफ, ऑप्शन डी येलोइश सीएसएफ विथ हाई आरबीसी काउंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लाउडी अपीयरेंस, हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज को। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तो उसके जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर हमको देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है, प्रोटीन का लेवल भी इंक्रीज होता है, लेकिन जो ग्लूकोज का लेवल है वो लो होता है, तो वो हमें इंडिकेट करता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट कंडीशन वुड रिक्वायर इमीडिएट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मैनिटोल थेरेपी। कौन सी ऐसी पेशेंट की कंडीशन है जिसके अंदर की हमें इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना होगा मैनिटोल थेरेपी को? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी सीरम ऑस्मोलरिटी ऑफ 290 mOsmo per kg, ऑप्शन सी क्रैकल्स हर्ड ऑन लंग ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 mm of Hg। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्रैकल्स हर्ड ऑन लंग ऑस्कल्टेशन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होना मैनिटोल की हमारी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं सीरम ऑस्मोलरिटी, यहाँ पर दी गई है 290 mOsmo per kg। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज की तो वो होती है हमारी 275 से लेकर 295। हमें यहाँ पर 290 दी गई है जो कि नॉर्मल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर मैनिटोल को एडमिनिस्टर करना सेफ है। नेक्स्ट है हमारा क्रैकल्स हर्ड ऑन लंग ऑस्कल्टेशन, यह हमारा राइट आंसर है क्योंकि क्रैकल है वो साइन है हमारा फ्लूइड ओवरलोड का, और यहाँ पर जो है क्रैकल्स हमें पल्मोनरी एडिमा की वजह से सुनाई दे रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें मैनिटोल को स्टॉप कर देना चाहिए इमीडिएटली। उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 mm of Hg। यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है माइल्ड हाइपरटेंशन को, तो यहाँ पर एडमिनिस्टर करना कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ पेरिओडोंटल डिजीज। पेरिओडोंटल डिजीज का अर्लीस्ट साइन क्या है? ऑप्शन ए टूथ मोबिलिटी, ऑप्शन बी जिंजिवल रिसेशन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग गम्स ऑन ब्रशिंग, ऑप्शन डी पस डिस्चार्ज फ्रॉम गम्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लीडिंग गम्स ऑन ब्रशिंग। ऑप्शन ए टूथ मोबिलिटी, टूथ मोबिलिटी जो है हमारा अर्लीस्ट नहीं बल्कि लेट साइन है। उसी तरह से हम बात करते हैं जिंजिवल रिसेशन। जिंजिवल रिसेशन हमें आफ्टर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो यह भी हमारे अर्लीस्ट साइन के अंदर नहीं आता है। ब्लीडिंग गम्स ऑन ब्रशिंग हमारा अर्लीस्ट साइन होगा। ऑप्शन डी है हमारा पस डिस्चार्ज फ्रॉम गम्स। पस डिस्चार्ज इंडिकेट करता है एडवांस्ड इन्फेक्शन को और एब्सेंस फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटरवेंशन इज एप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैरोट्रोमा इन ए पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। हमारे पास अगर कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो वहां पर रिस्क ऑफ बैरोट्रोमा को कम करने के लिए हम कौन सा इंटरवेंशन है जिसे कि यूज में लेंगे? ऑप्शन ए यूज हाई टाइडल वॉल्यूम्स, ऑप्शन बी यूज लो रेस्पिरेटरी रेट्स, ऑप्शन सी मॉनिटर पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर्स, ऑप्शन डी इंक्रीज पीप कंटिन्यूअसली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मॉनिटर पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर्स।
अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, यूज हाई टाइडल वॉल्यूम्स, अगर हमने टाइडल वॉल्यूम जो है उसे हाई रखा तो उसकी वजह से तो हमारा पेरोट्रोमा का रिस्क और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है हमारा, यूज लो रेस्पिरेटरी रेट। लो रेस्पिरेटरी रेट से क्या होगा, CO2 रिटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर को विद इन रेंज यानी कि सेफ रेंज के अंदर रखेंगे तो इससे हमारी जो लंग्स इंजरी है, बेरोट्रोमा जैसे का रिस्क हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी, इंक्रीज पीप कंटिन्यूसली। अगर हम कंटिन्यूसली पीप इंक्रीज करेंगे या हाई पीप पे सेट करेंगे तो इससे हमारा ऑक्सीजनेशन तो इंप्रूव हो जाता है, लेकिन अगर हमने उस कंडीशन को मॉनिटर नहीं किया तो वहां पर हमारा बेरोट्रोमा का रिस्क भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11, विच पार्ट ऑफ द एनेस्थेशिया मशीन रिमूव एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी एनेस्थेशिया मशीन होती है उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्लश वाल्व, ऑप्शन बी वेपोराइजर, ऑप्शन सी सोडा लाइम कैनिस्टर, ऑप्शन डी फ्लो मीटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सोडा लाइम कैनिस्टर। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्लश वाल्व। फ्लश वाल्व जो होता है उससे आप हाई फ्लो O2 डिलीवर करने के काम आता है, ना कि CO2 को रिमूव करने के। ऑप्शन बी के अंदर आप देखेंगे वेपोराइजर। वेपोराइजर एनेस्थेशिया मशीन के अंदर वेपर को डिलीवर करता है, CO2 हैंडलिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। सोडा लाइम कैनिस्टर जो कि हमारा राइट आंसर है, यह क्या करता है, सोडा लाइम केमिकली एब्सॉर्ब करता है एक्सहेल्ड CO2 को, जिससे यह प्रिवेंट करता है CO2 को वापस रिब्रीथ होने से। लास्ट है हमारा फ्लोमीटर। फ्लोमीटर का यूज गैस फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आफ्टर आई सर्जरी शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि अगर हमें आई सर्जरी के बाद में दिख रहा है तो हमें उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ऑप्शन ए माइल्ड आई डिस्चार्ज, ऑप्शन बी रेडनेस अराउंड द आई, ऑप्शन सी हेलोस अराउंड लाइट्स एंड सडन ब्लड विजन, ऑप्शन डी इचिंग सेंसेशन नियर द इंसिजन साइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हेलोस अराउंड लाइट्स एंड सडन ब्लड विजन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है माइल्ड आई डिस्चार्ज। माइल्ड आई डिस्चार्ज जो होता है वो पोस्ट ऑप पीरियड के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम रेडनेस अराउंड द आई। माइल्ड रेडनेस जो होती है ड्यू टू सर्जिकल ट्रॉमा एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, हेलोस प्लस ब्लड विजन इंडिकेट करता है ग्लोकोमा की कंडीशन को, साथ ही साथ रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है तो हमें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है। लास्ट आप देखेंगे इचिंग सेंसेशन नियर द इंसिजन साइट। इंसिजन साइट पर माइल्ड इचिंग भी कॉमनली देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारा, द नर्स नोस दैट इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन इज टिपिकली एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। जो हमारा इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन होता है हम उसे कौन से रूट के द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी इंट्राविनस और सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी ऑरल, ऑप्शन डी इंट्राथिकल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंट्राविनस और सबक्यूटेनियस। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मली हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया ऑरल। ऑरली यह इफेक्टिव नहीं रहता है और इंट्राथिकल जो रहता है वो ज्यादा डेंजरस रहता है। तो इसीलिए जो रूट हम यूज में लेते हैं वो है ऑप्शन बी, यानी कि इंट्राविनस और सबक्यूटेनियसली इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन क्या चीज है, चलिए वो चीज भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सबक्यूटेनियसली और इंट्राविनसली ओनली यूज किया जाता है। Erythropoietin injection is a synthetic version of the natural erythropoietin hormone. Erythropoietin injection क्या होता है, इसके अंदर एक सिंथेटिक वर्जन होता है नेचुरल इरिथ्रोपोइटिन का। इसका जो यूज होता है वो किस में करते हैं हम, टू ट्रीट और प्रिवेंट एनीमिया बाय स्टिमुलेटिंग आरबीसी प्रोडक्शन इन द बोन मेरो। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का हमारा रोल होता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, तो वही सेम काम करता है इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन भी। रेड बोन मेरो के अंदर स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा हमारा, which of the following medication increases the risk of digoxin toxicity when used together। निम्न में से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर हम डिजॉक्सिन के साथ देंगे तो यह डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के रिस्क को इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए पैरासिटामोल, ऑप्शन बी फुरोसेमाइड, ऑप्शन सी सिट्रिजिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड जो है हमारी वो एक लूप डायूरेटिक है जो कि हाइपोकैलेमिया करती है
और अगर कोई मेडिसिन हाइपोकैलेमिया करती है तो उसे डिजॉक्सिन के साथ देना सेफ नहीं रहता है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा पैरासीटामोल और सिट्राजिन के साथ में हम डिजॉक्सिन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा, ए पेशेंट यूजिंग हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। एक पेशेंट है जिसके अंदर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोज के अंदर अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी चीज मॉनिटर करनी चाहिए? ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑरल कैंडिडियासिस, ऑप्शन बी रेनल फेलियर एंड ड्राई कफ, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी जॉन्डिस एंड रशेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑरल कैंडिडियासिस। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और वो भी अगर हम हाई डोज के अंदर दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, लोकल इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिल सकता है ऑरल थ्रश या फिर ऑरल कैंडिडियासिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस रहते हैं, और स्पेशली हाइपरग्लाइसीमिया हमें डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है।